हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन। मतलब लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सभी सजीवों में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे पोषण मतलब हमें अपनी बॉडी को शक्ति प्रदान करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। परिवहन मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है उसे परिवहन कहा जाता है। श्वसन तंत्र मतलब सांस लेने की क्रिया हम करते हैं। उत्सर्जन मतलब जो पदार्थ हमने पोषण के रूप में लिया उसमें पोषक तत्व लेने के बाद जो ज़रूरी पदार्थ जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, जो अनवांटेड होते हैं, उन्हें वो बाहर निकालते हैं। उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमें जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें भोजन से ही प्राप्त होती है। हमने खाद्य जालों में भी अध्ययन किया है कि पूरे जीव जगत के लिए पौधे ही मुख्य रूप से भोजन के स्रोत होते हैं। इनमें ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण कार्बनिक पदार्थों के निर्माण से होता है, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। समस्त जीव में उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर होते हैं, चाहे वो समुद्र के जीव जगत हो, चाहे वो ग्रासलैंड के हो मतलब खेतों के हो, चाहे वो छोटे तालाब से हो। लेकिन सभी तरीके के जो जीव जगत होते हैं वो उपभोक्ता और उत्पादक पर ही निर्भर रहते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता की जैविक प्रक्रियाओं में समानता के साथ साथ कुछ बुनियादी अंतर भी होते हैं। जैसे पोषण की प्रक्रिया। अधिकांश पौधे उत्पादकों में पोषण का पहला चरण कुछ सामान्य पदार्थों से शुरू होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एक्सेट्रा आदि। इसके विपरीत अधिकांश जंतुओं का पोषण जटिल पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि से शुरू होता है। पौधे और जंतुओं में पोषण और उससे संबंधित अन्य जैविक क्रियाओं के लिए विशेष अंग तंत्रों की व्यवस्था होती है। जैसे कि इस अध्याय में हम पढ़ेंगे पोषण, परिवहन और श्वसन तंत्र। तो इन सब के लिए अलग अलग अंग तंत्रों की आवश्यकता हमें होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे मनुष्य में जैविक क्रियाएं, जो कि उनके पाचन और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर निर्भर करती है। भोजन के अवयवों का उपयोग हमेशा शरीर को ऊर्जा से भरपूर बनाए रखने के लिए होता है। साथ ही शरीर में वृद्धि और मरम्मत करने और तापमान बनाए रखने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भोजन के अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उनके अपघटन से ही प्राप्त होती है। जब हम कोई खाना खाते हैं, जब कोई खाद्य पदार्थ हम खाते हैं तो वो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपस्थित होता है, जो कि हम पाचन तंत्र के द्वारा उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं। और जो चीज़ हमें, जैसे भोजन के जो अवयव कहे जा रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये जो हमें ज़रूरत होती है इन्हें ही हम अब्जॉर्ब करते हैं और शोषित करते हैं। इसके अलावा भी हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है, जैसे कि पानी, लवण, विटामिन आदि। आमतौर पर पाचन की प्रक्रिया इन सभी की मात्रा रक्त में बनी रहती है। इससे शरीर की अलग अलग प्रकार के विशेषीकृत कोशिकाओं की ज़रूरत की आपूर्ति हो पाती है। भोज्य पदार्थ में उपस्थित ग्लूकोज नामक जो शर्करा है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राप्त होता है, उनकी ज़रूरत लगभग सभी कोशिकाओं में होती है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जिन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है वो जब हम खाते हैं तो आफ्टर द डाइजेशन, पाचन की क्रिया होने के बाद उनमें हमें शर्करा प्राप्त होता है, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है। तो यदि रक्त में इसकी मात्रा एक निश्चित मात्रा से कम हो जाती है तो इसकी सूचना भी मस्तिष्क को पहुंचाई जाती है, और अगर ज़्यादा हो जाती है तो भी ये हमें
बताया जाता है। जैसे अगर उसकी मात्रा कम हो गई तब हमें भूख लगने का एहसास होता है, और जब ये मैसेज ब्रेन को जाता है तब आमाशय की दीवार में संकुचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे कि हमें भूख का एहसास होता है। कब? जब बॉडी में शर्करा की मात्रा कम हो जाए। रक्त में एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए उसकी, उसमें से अगर ये कम हो जाती है तो हमें भूख का एहसास होता है, और जब ये एक वो उस लिमिट को क्रॉस करती है तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें भूख नहीं लग रही है या हमारा पेट भर चुका है। तो हमारा ये जो डायग्राम है ये है हमारा पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र मुख्य रूप से मुंह से मल द्वार तक फैली हुई एक लंबी नली होती है। ये मुंह से लेकर मल द्वार तक फैली हुई एक लंबी नली होती है, जिससे इसे आहार नली कहते हैं। आहार नली की दीवार में अनेक वलित परतें पाई जाती है तथा इसमें कई प्रकार के पाचक अंग और ग्रंथियां भी होती हैं। आहार नली में जुड़ी ग्रंथियां और आहार नली के विभिन्न भागों से स्रावित रस पाचन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इससे भोजन के अवयवों के जटिल बड़े अणु छोटे अणु में बदल जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी पाचन की क्रिया, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में भोजन को चबाने और लार के प्रभाव से भोजन का जो पाचन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। लार का स्त्राव लार ग्रंथियों के द्वारा होता है। हमारे मुंह में कई प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है, जिनमें से 3 जोड़ी प्रमुख है, और भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट पर लार की क्रिया ज़्यादा होती है। मुख में आहार दांतों द्वारा चबाकर भोजन को सूक्ष्म कणों में विभक्त किया जाता है और उनमें लार मिलता रहता है, जिनमें टाइलिन नामक एंजाइम मिला रहता है। यह रस मुंह के बाहर स्थित कपोल ग्रंथि और अधोहवीय तथा अधोजिह्व ग्रंथियों में बनता है। इन ग्रंथियों से विशेषकर आहार को चबाते समय उनकी वाहिनियों द्वारा लार रस मुंह में आता है और इसकी क्रिया क्षारीय होती है। उसके टाइलिन एंजाइम की रासायनिक क्रिया विशेषकर कार्बोहाइड्रेट पर होती है, जिससे उसका स्टार्च पहले डेक्स्ट्रीन में और तत्पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और जब ईख की चीनी में बनाई जाती है तो भी यही परिवर्तन होता है। आहार के ग्रास को गीला और स्निग्ध करना भी लार का मुख्य कार्य है, जिससे वो सहज रूप से निगला जा सके और पतला ग्रास नाल में होते हुए आमाशय में जा सके। तो लार का जो बेसिक वर्क होता है वो ये होता है कि जो हमने खाद्य पदार्थ खाया है पहले तो वो दांत के द्वारा छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है, और लार जो होता है वो बेसिक फॉर्म में होता है, क्षारीय होता है। तो वो उनका काम ये होता है कि वो जो हमने खाना खाया है जो या खाद्य पदार्थ हमने लिया है उसको गीला करके बिल्कुल स्मूथ बना देते हैं, ताकि वो हमारी आहार नली में न फंसे और वो सीधा सीधा आमाशय में जाए। इसलिए कहा जाता है कि जब आप कोई भी खाद्य पदार्थ खाएं तो उसे चबा चबा कर खाना चाहिए। किसी भी एक बड़े पार्ट को 32 टाइम्स तक बाइट करना चाहिए। तो निगलने की क्रिया मुख के भीतर जीवा की पेशियों तथा ग्रसनी की पेशियों द्वारा होती है। जीवा की पेशियों के संकोच से जीवा ऊपर को उठकर तालू और जीवा पृष्ठ पर रखे हुए ग्रास को दबाती है, जो वहां से फिसलकर पीछे ग्रसनी में चला जाता है। ग्रसनी की पेशिकाएं संकोच करती हैं और ग्रास घाटी ढक्कन मतलब एपिग्लॉटिस पर होता हुआ ईसोफेगस में चला जाता है, जहां उसकी भित्तियों में स्थित वृत्ताकार और अनुदैर्ध्य सूत्र अपने संकोच और विस्तार से उत्पन्न हुई आंत्रगति द्वारा उसको नाल के अंत तक पहुंचा देते हैं। और जठर रस द्वारा आमाशय में प्रवेश करता है। उसके बाद अब जब भोजन आमाशय में पहुंच जाता है तो आमाशय में पाचन की क्रिया जठर रस के द्वारा होती है।
आमाशय की श्लेष्म कला की ग्रंथियां यह रस उत्पन्न करती है, और जब आहार आमाशय मतलब हमारे पेट में पहुंचता है तो यह रस चारों ओर की ग्रंथियों से आमाशय में एक ऐसी तीव्र गति से प्रवाहित होने लगता है जैसे उसको उड़ेला जा रहा है। इस रस में दो मुख्य अवयव होते हैं जिन्हें पेप्सिन नामक एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नामक से जानते हैं। पेप्सिन की विशेष क्रिया प्रोटीन पे होती है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायता करता है। इस क्रिया से पहले फूल जाता है, फिर उसको बाहर से गलने लगता है। इस कारण ग्रास का भीतर का भाग देर से गलता है। इसमें लार के टाइलिन एंजाइम की क्रिया उस समय तक होती रहती है जब तक लार का सारा क्षार आमाशय के आम्लिक रस को उदासीन नहीं करता। अब जब जठरी रस की क्रिया प्रोटीन में पहले मेला प्रोटीन बनाती है, फिर प्रोटोसोइस में बदल जाती है, प्रोटोसिस में फिर पेप्टोन में टूट जाते हैं और इससे अधिक परिवर्तन नहीं होता। जठरी रस में दो और एंजाइम भी होते हैं जिसको एमाइलेज और लाइपेज कहते हैं। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को गलाता है और लाइपेज वसा को गलाता है। इनमें से दूध को फाड़ने वाला एक और एंजाइम रेनिन भी होता है जो उनमें हल्की जीवाणुनाशक शक्ति भी होती है। अब जठरी रस का जो स्त्राव है वो मुख्यतः तंत्रिका मंडल के अधीन होता है। शारीरिक क्रिया विज्ञान के व्याख्याता हैं रूसी विद्वान पावलॉक। उन्होंने अपने प्रयोगों के करने के बाद इस संबंध में बहुत प्रकाश डाला कि आहार पदार्थ की सुगंध नाक से सूंघने और नेत्रों से देखने में ही रस का स्त्राव होने लगता है। यही कारण है कि उत्तम आहार पदार्थों के बनने की गंध से ही हमें भूख मालूम होने लगती है और उसको देखने से खाने की लालसा बढ़ जाती है। जीभ पर लगाने पर तुरंत खाने की इच्छा होती है और ये अगर टेस्टी नहीं हुआ तो भूख मर जाती है। जठरी रस की क्रिया विशेषकर प्रोटीन पर होती है। मांस, अंडा, मछली, दूध के पदार्थ आदि आमाशय में पहुंचने पर रस का स्त्राव होता है। नमक, बर्फ और कंकड़ आदि खाने को दिए जाए तो ये स्त्राव नहीं होता। किनका? जठरी रस का। अब आमाशय के बाद ये पहुंचते हैं अग्नाशय में। अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज। पाचन से अग्नाशय और यकृत इन दो बड़ी ग्रंथियों का बहुत बड़ा संबंध होता है। अग्नाशय में अग्नाशय रस बनता है और यह बहुत ही प्रबल पाचक रस है जिसकी क्रिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों घटकों पर होती है। इसका निर्माण अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा होता है और बहुत सारे अग्नाशय से एकत्र होकर यह रस एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में मिलता है। पित्ताशय से पित्त को लाने वाली वाहिनी इस अग्नाशय वाहिनी से मिलकर सामान्य पित्त वाहिनी बन जाती है और उसी के मुख द्वारा अग्नाशय और पित्त दोनों रस ग्रहणी में पहुंचते रहते हैं। तो अग्नाशय रस की प्रबल प्रक्रिया जो होती है ये बेसिकली प्रोटीन पे होती है। उससे प्रोटीन बिना फूले हुए ही घुलने लगता है और ये जो क्रिया होती है ये भी क्षारीय होती है। इस कारण पहले क्षारीय मेटा प्रोटीन बनती है और मेटा प्रोटीन से प्रोटीन, फिर प्रोटीन से पेप्टोन, फिर पेप्टोन के विभाजन से एमिनो एसिड और जो चीज़ हम वो खाते हैं उनको और छोटे छोटे वो पार्ट्स में बांटती रहती है। अग्नाशय रस के कुछ इम्पॉर्टेंट एंजाइम हैं जो कि निम्नलिखित हैं। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देने वाला जिस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है उसको वो ब्रेक करके एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। ये एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। एमाइलेज की क्रिया जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट पर होती है। स्टार्च और गन्ने की शर्करा माल्टोज में बदल जाती है जो आगे चलकर ग्लूकोज का रूप ले लेती है। लाइपेज की क्रिया से फैटी एसिड और ग्लिसरीन में विभाजित होते हैं। लाइपेज की क्रिया से जो वसा होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरीन में विभाजित हो जाते हैं और कुछ रेनिन भी होता है जो दूध को फाड़ देता है। अब उसके बाद प्रोसेस में आता है पित्त।
उदर के दाहिने भाग में ऊपर की ओर शरीर की यकृत नामक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि पित्त का निर्माण करती है। वहाँ से पित्त पित्ताशय में जाकर एकत्रित हो जाता है और पाचन के समय एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुँचता है। यकृत से सीधा ग्रहणी में भी पहुँच सकता है। यह हरे रंग का गाढ़ा तरल द्रव्य होता है। वसा के पाचन में इनकी सहायता मिलती है। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और अगर हमें वोमिटिंग होती है तो सब कुछ खाद्य पदार्थ निकल जाने के बाद एक हरे रंग का गाढ़ा द्रव्य बाहर आता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में वसा की कमी है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको शर्करा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेना ज़रूरी होता है। मतलब उस वक्त अगर आप शक्कर पानी का घोल लें तो वो बेटर होता है, क्योंकि ये एक साइन होता है कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मतलब वसा मतलब शर्करा की कमी है अभी उस वक्त। देन शुद्रांत में पाचन, ग्रहणी से आहार जिसमें उसके पाचित अवयव होते हैं शुद्रांत के प्रथम अग्र शुद्रांत में आ जाते हैं। इस समय वह शहद के समान गाढ़ा होता है और शुद्रांत में भली प्रकार से प्रवाहित होता है, जहाँ पाचन क्रिया भी होती है और कुछ समय तक अग्राशय पाचन जारी रहता है। शुद्रांत के रस में भी पाचन शक्ति होती है। वो प्रोटीन को तो पाचन क्रिया में नहीं लाते, बट प्रोटीज और पेप्टीन को अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं। पेवलॉक ने सबसे पहले इस विषय में अन्वेषण किया था, मतलब रिसर्च किया था कि आंतर रस के मिलने से पहले ये एंजाइम अपने पूर्व रूप में रहते हैं, इसी कारण ये निष्क्रिय रहते हैं। और शुद्रांत का जो कार्य है वो बेसिकली अब्जॉर्प्शन करने का है। खाद्य पदार्थों में से जो ज़रूरी पार्ट होते हैं उनको अब्जॉर्ब करने के लिए होती है। शुद्रांत के अंदर की जो रचनाएं होती हैं उनमें गहरी सिलवटें बनी हुई होती हैं और कला की सिलवटों पर अंकुर लगे हुए होते हैं। और ये अंकुर मतलब एक वॉल्व टाइप का लगा हुआ होता है। और इन सब का काम जो होता है ये बेसिकली खाने से प्रोटीन और जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब करना होता है। और ये जो शुद्रांत हैं ये 20 से 22 फुट लंबी होती है। अब वह वृहदांत्र में पाचन की क्रिया आगे बढ़ती है। वृहदांत्र का कार्य केवल अवशोषण करना होता है। यह अंग विशेषतः जल का अवशोषण करते हैं। मल त्याग के समय मल जिस रूप में बाहर निकलता है वह वृहदांत्र के अंत और मलाशय में बन जाता है। 24 घंटे में वृहदांत्र जल का अवशोषण कर लेता है और जल के अतिरिक्त वो थोड़े ग्लूकोज का भी अवशोषण करता है, पर किसी पदार्थ का अवशोषण नहीं करते वो। इसके अतिरिक्त वो लौह, मैग्नीशियम, कैल्शियम शरीर का त्याग बृहदांत्र में ही करते हैं और यहीं से वे जाकर मल में मिल जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में जो पचा हुआ भोजन है वो कई प्रकार के पदार्थों का परिवहन मुख्य रूप से रक्त और लसिका द्वारा होता है। हजारों सालों से लोग यह जानते थे कि रक्त नलिका में बहता है और नलियाँ हृदय से जुड़ी हुई होती हैं, पर यह धारणा थी कि हर धड़कन के साथ रक्त हृदय से बाहर नलियों से होकर बहता है और फिर रक्त में अवशोषित हो जाता है। आगे चलकर अलग अलग नलियों की भी पहचान हुई और नामकरण भी हुआ और हमें यह पता चला कि रक्त कैसे बहता है, हृदय की भूमिका क्या होती है। बट ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत समय तक ही सस्पेंस बनी हुई थी। ये पहेली था कि ये सारी चीज़ें आखिरकार हमारे में होती कैसे हैं। तो 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान बहुत सारे रिसर्च हुए और शरीर में रक्त के बहाव संबंधी जो परिकल्पना थी इनके बारे में लोगों ने बहुत रिसर्च किया और इनका श्रेय जो है ये मुख्य रूप से 17वीं शताब्दी के समय विलियम हार्वे
ये हैं विलियम हार्वे, इनके ये एक चिकित्सक थे, इनका श्रेय जाता है। उन्होंने लगभग समसामयिक साथी के एक और प्रयोग के परिणाम से यह स्थापित किया कि शिराओं में वाल्व होते हैं जिनमें रक्त एक दिशा में बहता है। इस परिणाम से प्रभावित होकर हार्वे ने शरीर के रक्त के बहाव मतलब परिसंचरण तंत्र को समझने के लिए बहुत सारे प्रयोग करने शुरू किए। तो विलियम हार्वे जो थे वो एक अंग्रेजी चिकित्सक थे जो शरीर संरचना विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान में मौलिक योगदान दिया। उन्होंने हृदय की कार्य प्रणाली सूक्ष्म रूप से उनका अध्ययन किया और रक्त संचार की सर्वप्रथम खोज की। किसने? विलियम हार्वे ने। उन्होंने गणना की कि 1 मिनट में जो हृदय है वो 72 बार स्पंदन करता है और इसके जरिए 1 मिनट में करीब 1 गैलन और पूरे दिन में करीब 1500 गैलन रक्त शरीर में पंप करता है। मानव एवं अन्य कशेरुक प्राणियों के परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र होते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र मतलब रक्त कभी भी धमनी और शिरा और केशिकाओं के जाल से बाहर नहीं आता, ये इन्हीं के अंदर ही रहता है। किसके अंदर? धमनी और शिरा के अंदर। अकशेरुक के परिसंचरण तंत्र खुले होते हैं और बहुत ही प्रिमिटिव जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता और सभी प्राणियों में लसिका तंत्र एक खुला तंत्र होता है। तो परिवहन तंत्र में हृदय की भूमिका क्या होती है? मनुष्य और अन्य स्तनधारियों का हृदय बहुत ही सुदृढ़ मांसपेशियों से बना एक पंप है। हमारी मुट्ठी जितने बड़े आकार के इस अंग से दिन भर लगातार लगभग 7000 लीटर रक्त पंप होता है। हमारी मुट्ठी जितनी बड़ी होती है, अगर आप उसको क्लोज करें, हमारी मुट्ठी को अगर बंद करें तो जिस तरीके की संरचना बनती है कुछ इसी तरीके की संरचना हमारे दिल की होती है। और ये जो हमारा हृदय है, दिल है, ये दिन भर में लगभग 7000 लीटर रक्त को पंप करता है। 4.7 से 5.5 लीटर रक्त दिन भर में लगभग 1500 बार हृदय से गुजरता है। हृदय में 4 प्रमुख प्रकोष्ठ होते हैं। ऊपर 2 प्रकोष्ठों को आलिंद कहते हैं। ये ऊपर के जो 2 प्रकोष्ठ हैं इनके आलिंद कहते हैं और नीचे के प्रकोष्ठों को निलय कहते हैं। ये भी 2 भागों में विभाजित होते हैं, दायां आलिंद और दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। हृदय के दाएं भाग का संपर्क कभी भी बाएं भाग से नहीं होता। ओके। रक्त की नलियां और हृदय के प्रकोष्ठों के बीच वाल्व होता है, इससे रक्त का उल्टा प्रवाह नहीं होता। हृदय के दाएं प्रकोष्ठों में ऑक्सीजन रहित रक्त और बाएं में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। ओके। हृदय के दाएं प्रकोष्ठों में हृदय का जितने भी दाएं साइड के जो प्रकोष्ठ हैं जैसे दायां आलिंद, दायां निलय, इसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, मतलब उस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता। जो चित्र में नीले कलर के जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन रहित रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, और जो बाएं साइड का पार्ट है उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। ये जो लाल कलर के पार्ट है। हृदय के आलिंदों का संकुचन एक साथ और निलय का भी एक साथ होता है। आलिंदों में संकुचन से रक्त निलयों में भरता है और निलयों के संकुचन से रक्त का बहाव हृदय के बाहर की तरफ होता है। साथ ही आलिंदों में शरीर के विभिन्न भागों से रक्त भरता है। तो हृदय का कार्य मस्तिष्क के आने वाली तथा इनकी अपनी तंत्रिकाओं की एक विशेष व्यवस्था से नियंत्रित होता है। अब हम जानेंगे कि हृदय में रक्त संचरण जो होता है ये इनमें क्या क्या भाग होते हैं। जैसे कि रुधिर परिसंचरण जो होता है वो एक प्रोसेस ही है। रुधिर महाशिराओं से दाहिने आलिंद में आता है, वहाँ से हृदय संकुचन के समय निलय में जाता है। निलय के संकुचित होने पर फुसफुस धमनियों में फूला हुआ निलय के संकुचन होने पर
फुफ्फुस धमनी में होता हुआ वो फुफ्फुस में चला जाता है। वहाँ ऑक्सीजन लेकर रुधिर 4 फुफ्फुसी शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में जाता है और उसके संकुचन करने पर रुधिर बाएं निलय में चला जाता है। बाएं निलय में संकुचित होने पर रुधिर महाधमनी में अग्रसर हो जाता है और इस धमनी की जो शाखाएं होती हैं वो शरीर में चारों तरफ फैली हुई होती हैं। इन्हें ही कैपिलरीज कहते हैं। रुधिर इनके द्वारा अंगों में संचार करके कैपिलरी में होता हुआ शिराओं द्वारा फिर हृदय के दाहिने भाग में लौट आता है। और यही जो चक्र है जो बार बार चलता रहता है, इसे ही रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और रुधिर परिसंचरण में मेन 2 नलियाँ होती हैं जिसे धमनी और शिरा कहते हैं। हृदय से निकलने वाली 2 मुख्य धमनी होती है, फुफ्फुसी और महाधमनी। फुफ्फुसी धमनी जो होती है वो दाहिने निलय से निकलने के पश्चात 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक फुफ्फुस में एक एक शाखा चली जाती है। इस धमनी का प्रयोजन ऑक्सीजन लेने के लिए रुधिर को फुफ्फुस में पहुंचाना होता है। और जो दूसरी होती है वो शिराएं होती हैं। शिराएं धमनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाती हैं और अंगों में सूक्ष्म कोशिकाओं के अंत में यही होता है, जिनके द्वारा अंग पोषण और ऑक्सीजन रुधिर से ग्रहण कर लेते हैं। इन केशिकाओं से शिराएं प्रारंभ होती जिनके द्वारा पोषण और ऑक्सीजन रहित रुधिर से ग्रहण कर लेते हैं। अब परिवहन तंत्र की जो भूमिका है वो क्या में रक्त की जो भूमिका है वो क्या होती है। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ब्लड में, वो उसमें रक्त की क्या भूमिका होती है। तो रक्त क्या है ये हमें 400 साल पहले पता चला। कोशिका की खोज के बाद ही रक्त की कोशिका की खोज की हुई थी और इनमें ये पता चला था कि रक्त की नलियों में जल जैसे द्रव से कोशिकाएं जो होती हैं इन्हें ही रक्त कहते हैं। तो रक्त बेसिकली 2 घटकों से बना हुआ होता है, जल जैसे द्रव्य जिसे कि प्लाज्मा कहते हैं और रक्त में उपस्थित कोशिकाएं, ये मिलकर ही रक्त बनाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं चकती जैसी दिखती है और रक्त में इनकी संख्या एक कोशिका से अन्य कोशिका से बहुत अधिक होती है। इनमें एक प्रकार का पदार्थ होता है जिनको हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह लौह युक्त वर्णक है। इसके लौह के साथ मुख्य रूप से ऑक्सीजन का आबंध होता है, अतः ऑक्सीजन के परिवहन में हीमोग्लोबिन की मुख्य भूमिका होती है। लगभग 97% ऑक्सीजन का प्रवहन इसी प्रकार होता है। जिन कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है वहाँ ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मुक्त होकर पहुँचती है तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाता है। रक्त में कुछ कोशिकाएं जो होती है वो रंगहीन होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं, जिनसे कि हमारा शरीर संक्रमण के रूप से सुरक्षित होता है। जो हमारे शरीर में किसी भी चीज़ के संक्रमण हो जाता है तो रंगहीन और अलग अलग आकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर को संक्रमण से सुरक्षित रखती हैं। इन्हें ही श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। शरीर में हल्की खरोंच या कटी फटी जगह पर रक्त के थक्के के रूप में जमने की जो प्रक्रियाएं होती है वो मुख्य रूप से रक्त की एक प्रकार की कोशिका समूह जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं उनसे ही होती है। इन्हीं के फलस्वरूप घाव भरता है। परंतु ऐसा ही कोई थक्का अगर हमारे हृदय या मस्तिष्क में हो जाए तो ये घातक होता है। रक्त में ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो रक्त के थक्के को गला सकते हैं, जिनके कई अहम अंगों के अनावश्यक थक्के अक्सर गल जाते हैं। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा रक्त से कई अन्य पदार्थों का भी परिवहन होता है। ग्लूकोज, कैल्शियम, पोटेशियम, यूरिया, एंजाइम और बहुत सारी चीज़ें, हार्मोन, लवण जैसे जो पदार्थ होते हैं ये भी रक्त के साथ साथ ही बहते हैं और इन सब की जांच भी रक्त से हो सकती है। अब स्वस्थ होने पर डॉक्टर आवश्यकता अनुसार हमारे रक्त की जांच करते हैं और यह पता लगाते हैं कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी हुई है, क्योंकि हमारे रक्त में बहुत सारे तत्व भी होते हैं जैसे कि अभी मैंने बताया। उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, यूरिया, एंजाइम, हार्मोन, लवण, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि
आराम से हम पता लगा सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं पोषक पदार्थ में आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम तो सुना होगा। तो जब ये भी एक टाइप का वसा होता है, तो जब ये शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये हृदय की धमनियों में जमने लगता है, और जब ये हृदय की धमनियों में जम जाता है तो दिल का दौरा पड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वसा जो है, कोलेस्ट्रॉल जो है, ये हमारे शरीर के लिए बैड है, ये गुड है, बट एक लिमिट में। लिमिट से ज़्यादा होने पर ये हृदय की धमनियों में जम जाता है। अब हृदय की धमनियों में जब जम जाता है तो जो ये रक्त हम हृदय तक पहुंचाते हैं वो नहीं पहुंचा पाते, वो एक ब्लॉकेज हो जाता है, वहाँ पे अवरुद्ध हो जाता है ये वो नली। इस वजह से दिल का दौरा पड़ जाता है। एक निश्चित मात्रा में अगर हम कोलेस्ट्रॉल को लिए तो ये बहुत सही होता है और ये ज़रूरी भी है, और हमारी आंत में इसकी उपस्थिति से कई विटामिन भी उपयोग में हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भोजन में एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का होना बैड नहीं है, ये नुकसान नहीं करता, पर ये अगर वो उस लिमिट से ज़्यादा हुआ तो ही वो नुकसान करता है। तो अब परिवहन तंत्र में लसिका तंत्र की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? परिवहन की एक अन्य व्यापक और जटिल व्यवस्था है लसिका तंत्र, जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लिम्फ। लसिका जो होती है उसे लिम्फ कहा जाता है। अब ये जो है, ये रक्तवाहिनियों से रक्त के दबाव के कारण कुछ प्लाज्मा बाहर निकलकर ऊतक के बीच के स्थान में आ जाते हैं और ये रंगहीन होते हैं। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है, तो ये जो द्रव्य है वो ही लसिका है। रक्तवाहिनियों की तरह ही लसिका वाहिनियाँ होती हैं और यही इनके लसिका वाहिनियों के जरिए ही यह द्रव्य ऊतकों के बीच में एकत्रित होकर शिराओं के रक्त में वापस पहुंचता है, जिससे रक्त का संगठन जो है वो नियमित रूप से बना हुआ रहता है। इसमें उपस्थित प्लाज्मा और श्वेत रक्त कोशिकाओं से लसिका में संक्रमण से रोकथाम, ऊतकों की मरम्मत और आदि कार्य संपन्न होते हैं। वसा का जो परिवहन है वो मुख्य रूप से लसिका द्वारा होता है, और लसिका तंत्र की नलियाँ जो हैं वो वॉल्व में क्रमानुकंचन गति से उनका द्रव्य है जो वो बढ़ता रहता है। अब इतने बार आपने सुन लिया लसिका, तो ये बेसिकली है क्या? जब जो हमारा ब्लड है वो कैपिलरी से होकर जब बहता है तब उसका द्रव्य भाग कुछ भौतिक और रासायनिक या शारीरिक प्रक्रियाओं के कारण ब्लड कैपिलरी मतलब केशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर जो बाहर आता है, तो ये जो बाहर निकला हुआ ही रुधिर रस है, इसे ही लसिका कहते हैं। ये बेसिकली तो रक्त ही होता है, लेकिन इनमें केवल रक्त कण का अभाव होता है। ठीक है। लसिका का शरीरस्थ अधिष्ठान लसिका तंत्र कहलाता है, और इस तंत्र में लसिका अंतराल, लसिका वाहिनियाँ और वाहिनियों के बीच बीच में लसिका ग्रंथि होती है। अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र मतलब सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है उसे कहा जाता है श्वसन तंत्र। अब सभी सजीवों में, चाहे वो पौधे हो चाहे वो मनुष्य हो, इसमें श्वसन की जो प्रक्रिया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें शरीर और वातावरण के बीच में गैसीय आदान प्रदान बना होता है, जिसके लिए पौधे में रक्त और नलियाँ, जो जंतुओं में गलफड़े, त्वचा या फेफड़ों की नलियाँ की जो व्यवस्था होती है ये बनी हुई होती है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 फेफड़े और श्वसन संबंधी नलियों के जरिए ही गैस को, जो गैस होता है मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका आदान प्रदान होता है। तो आगे जो एक डायग्राम है इनमें इनकी स्थिति दर्शाई गई है। दाएं फेफड़े का आकार बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है। फेफड़े की जो बनावट होती है वो स्पंजी होती है। इसके अंदर श्वास नली कई कोशिकाओं में बटी हुई होती है। इनकी सतह बारीक मुड़ी हुई बुलबुले जैसी संरचना में होती है, जिसे कुप्पिकाएं या एवियोली भी कहते हैं। तमाम कुप्पिकाओं की सतह को फैलाया जाए तो ये लगभग 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र को ढक सकती है। ये जो संरचनाएं हैं
गैसीय आदान प्रदान के विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध करवाती हैं। फेफड़ों में हवा और रक्त की कोशिकाओं के बीच की सतह अत्यंत महीन है। हृदय में जाने वाला रक्त यहाँ ऑक्सीजन युक्त हो जाता है और हमारे शरीर का यह सबसे दुर्बल हिस्सा भी है, क्योंकि किसी भी संक्रमण से ये फेफड़ों का रोग हो जाता है, जैसे कि धूल, धुआं आदि फेफड़े के रोग हो जाते हैं। वास्तव में सांस लेना और छोड़ना शरीर की उन गतिविधियों में से एक है जो हमारी कोशिकाओं का अंदरूनी पर्यावरण बनाए रखने के काम करती है। हमारे शरीर में पेशियों द्वारा पसलियों की गति से और सीने और उदर के बीच स्थित एक गुबंदनुमा मांसपेशी, जिन्हें डायाफ्राम भी कहते हैं, उनके संकुचन से फेफड़े में हवा भरती है। जब डायाफ्राम का संकुचन होता है, मतलब जब वो सिकुड़ती है, तो वो नीचे की ओर झुककर सपाट हो जाती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े में हवा भरती है। डायाफ्राम के शीतलन से वक्ष गुहा का आयतन कम होने लगता है और फेफड़ों में हवा श्वास नलियों से होकर नाक और मुंह से बाहर निकल जाती है। फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 4 से 6 लीटर हवा भरी रहती है और भरी रह सकती है। जीवित अवस्था में कभी भी फेफड़े पूर्ण रूप से खाली नहीं होते। लगभग 1.5 से 2.5 लीटर हवा फेफड़ों में हमेशा ही रहती है। जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं तो वो 1.5 से 2.5 का जो रेशियो है वो 4.5 से 5.5 में कन्वर्टेड हो जाता है। फेफड़े जो हैं वो कभी खाली नहीं रहते। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसके बावजूद उसमें ऑक्सीजन जो है वो रहता ही है। ये है फेफड़े का चित्र। ये जो हमने पढ़ा, एक गुब्बारे नुमा संरचनाएं होती, ये होती हैं कूपिकाएं। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 6 और 7 में। ये जो रिब्स हैं ये ही फेफड़े का जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ये पसलियाँ करती हैं। ये हृदय और फेफड़े को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। आमतौर पर जो श्वास नली और आहार नाल के बीच का जो वॉल्व होता है वो सांस लेते समय खुला रहता है और भोजन गटकते समय वॉल्व जो होता है वो सांस नली को बंद कर देता है। तो कभी कभी जल्दी जल्दी निगलते समय ये ठीक से बंद नहीं हो पाता और गलती से खाना श्वास नली में चला जाता है और यहाँ की मांसपेशियों के संकुचन से आपको तेज खांसी आती है और जिससे ये गले से बाहर निकल सके। सांस लेने की प्रक्रिया में नाक और मुंह से हवा अंदर जाती है और हवा ही बाहर निकलती है। बाहर निकलने वाली जो हवा होती है उसका तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपको जनरली पता ही होगा, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो आपने सुना होगा धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि धूम्रपान से उसमें जो निकोटीन होता है, इसकी वजह से जो वायु का जो मार्ग होता है, जहाँ वायु जाती है, जो नली से फेफड़े तक जो जब हम सांस लेते जो हवा जाती है, तो धूम्रपान में निकोटीन होता है, तो वो जो मार्ग हो जाता है ना, वो उसमें सूजन आ जाती है और श्लेष्मा ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाने के कारण ये जो मार्ग है वो और ब्लॉक होने लग जाते हैं। तो इस वजह से खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और धूम्रपान करने से फेफड़ों के संक्रमण होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और किसी के जीवन काल में एक फेफड़ा पूर्ण रूप से काम करना बंद अगर कर दे तो भी दूसरा काम फेफड़े से काम हो जाता है। पर एक्चुअल में होता ये है कि जो एक बेसिक सिस्टम होता है वो कम हो जाता है। हम ज़्यादा मात्रा में अगर हवा लेते हैं तो वो दोनों फेफड़े उसे फ़िल्टर करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन अगर एक फेफड़ा भी काम करना बंद कर देता है तो वो सांस लेने में दिक्कत होने की ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। और ऐसा ही हमारे वृक्क मतलब लीवर के साथ भी होता है। 2 लीवर होते हैं, पर अगर एक लीवर भी रहे तो बॉडी उसमें वर्क कर सकती है। तो विश्राम करते समय व्यक्ति के फेफड़ों में प्रति घंटा लगभग 1 घन फुट बराबर ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कड़ी मेहनत करने के दौरान ये 10 गुना बढ़ जाती है। हमारे शरीर में जितनी ऑक्सीजन की खपत होती है उसमें थोड़ी कम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह सांस से हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्यता से
हैं और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने की वजह से ही हम हांफने लगते हैं। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है, तो हमें सांस लेने की गति जो होती है वो सामान्य हो जाती है। अब जो है कोशिकाएं जो होती हैं वो खाद्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लूकोज और गैसें जो होती है वो रक्त द्वारा पहुंचाती हैं कहाँ, हमारी बॉडी में, और इन सब से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो ग्लूकोज की बात करते हैं। कोशिका में ग्लूकोज के अपघटन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में हो सकती है, जिससे इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत चलने और व्यायाम करने से ही हमारी पेशी ऊतक की ऑक्सीजन में कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो मुख्य रूप से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी नामक पदार्थ से रूप में स्टोर होती है, जिसे कि ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। तो जब ग्लूकोज और पायरुवेट पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारी बॉडी में होता है तो भी अम्ल और ऊर्जा करता है, जो कि जंतु के पेशी ऊतक में पाए जाते हैं। और कोशिका में ऑक्सीजन की कमी अनुपस्थिति में ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि यीस्ट और पौधे की कोशिका में होते हैं। जब ऑक्सीजन की पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ ये ऊर्जा के रूप में निकलती है। और ऑक्सीजन की कमी और अनुपस्थिति होती है जो कि यीस्ट और पौधे की कोशिकाओं में कभी कभी होती है, तो ये क्या बनाते हैं, लैक्टिक अम्ल ऊर्जा के साथ, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊर्जा के साथ। तो इस चैप्टर में हमने श्वसन और परिवहन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पाचन तंत्र के कार्य करने की जो भी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ा, पाचन की प्रक्रिया के बारे में जाना। उसके बाद हमने पढ़ा है इसमें परिवहन तंत्र जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। उसके बाद परिवहन तंत्र में हृदय की क्या भूमिका होती है, हृदय में कैसे रक्त आता है जाता है, कितने प्रकोष्ठ होते हैं, इनके बारे में हमने जाना। और उसमें रक्त की क्या भूमिका होती है, रक्त में पाए जाने वाले अवयव के बारे में पढ़ा है, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा है। आगे अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे उसके उत्सर्जन तंत्र, किसके शरीर में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र के बारे में, और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट एक इकाई संरचना होती है वो, और पोषण और श्वसन पौधों में। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप की जानकारी या किसी भी टाइप का डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर दीजिएगा। सब्सक्राइब माय चैनल।